मैं डॉक्टर अवंतिका कौशिल, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, गवर्नमेंट ईवीपीजी कॉलेज कोरबा, छत्तीसगढ़, एमए साइकोलॉजी के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 4 के यूनिट 4 के एक चैप्टर बिहेवियरल मेडिसिन के बारे में आज ये बात करना चाहती हूँ। बिहेवियर मेडिसिन इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। बिहेवियर मेडिसिन जो है हेल्थ साइकोलॉजी का एक पार्ट है, जिसमें रोगी के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए, रोगी के वेलनेस के लिए साइकोलॉजिस्ट और मेडिकल डॉक्टर दोनों मिलकर प्रयास करते हैं। दोनों मिलकर प्रयास करेंगे, इस बात की सहमति 1977 में येल यूनिवर्सिटी के द्वारा हुए एक अधिवेशन में, एक कॉन्फ्रेंस में ये डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि हम रोगी के रोग के निवारण के लिए मिलकर प्रयास करेंगे, और तभी बिहेवियरल मेडिसिन का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार बिहेवियरल मेडिसिन हेल्थ साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें रोगी के रोग से मुक्ति के लिए मेडिकल डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट दोनों मिलकर प्रयास करते हैं, और दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में कोई वो भी नहीं डालते। बिहेवियरल मेडिसिन की परिभाषा स्पर्ट्स और विस ने 1977 में दी है और कहा है ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर दैहिक स्वास्थ्य या बीमारी को समझने के लिए व्यवहारात्मक ज्ञान के विकास और प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, और इस प्रकार रोगी को रोग मुक्त करने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह मिलर का परिभाषा है कि ये एक अंतरशास्त्रीय क्षेत्र है जिसमें स्वास्थ्य और रोग से संबंधित व्यवहारात्मक और जैव मेडिकल ज्ञानों को संगत करते हैं। मतलब यहाँ पर हम व्यवहारात्मक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का भी उपयोग करते हैं और मेडिकल डॉक्टर्स के भी ज्ञान का उपयोग करते हैं, और दोनों का मिलकर यही उद्देश्य होता है कि रोगी को हम किस प्रकार उसके रोग की पहचान करें, उसका निदान करें और उसका पुनर्वास करें। तो बिहेवियरल मेडिसिन के बारे में हम स्पष्ट हो गए कि बिहेवियरल मेडिसिन वह शाखा है जिसमें मेडिकल डॉक्टर के साथ मिलकर साइकोलॉजिस्ट ये प्रयास करते हैं कि रोगी को रोग मुक्त किया जाए। ये जो बिहेवियरल मेडिसिन का ये प्रयास जो है 3 स्तरों पर होता है। पहला स्तर है बिहेवियरल अप्रोच टू प्राइमरी प्रिवेंशन, और दूसरा है बिहेवियरल अप्रोच टू सेकेंडरी प्रिवेंशन, और तीसरा है बिहेवियरल अप्रोच टू टर्शरी प्रिवेंशन। फर्स्ट, बिहेवियरल अप्रोच टू प्राइमरी प्रिवेंशन, अर्थात ऐसा पहला प्रयास जो व्यक्ति में रोग के उत्पन्न होने के पहले से ही कार्यरत होता है। बिहेवियरल अप्रोच की इस प्रकार के द्वारा रोगी में रोग के उत्पन्न होने के पहले ही प्रयास शुरू कर दिया जाता है ताकि व्यक्ति रोग से ग्रसित हो ही ना पाए। तो इस विधि के द्वारा हार्ट डिजीज, स्मोकिंग सेशंस, वेट लॉस, साइकोलॉजिकल टेंशन को नियंत्रित किया जाता है। अब ये बीमारियां आजकल कॉमन है, और अगर इनका प्रिवेंशन इनके उत्पन्न होने के पहले ही व्यक्तियों में व्यवहारात्मक उपचार के द्वारा कर दिया जाए तो हम व्यक्तियों को रोगी होने से बचा सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल प्रिंसिपल है प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीज, मतलब अब हार्ट डिसीज के बारे में भी हम जानते हैं कि ये बहुत कॉमन हो गया है, किसी भी आयु वर्ग को ये हो जाता है और इसके द्वारा मृत्यु दर बहुत संख्या में बढ़ गई है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि व्यक्ति हार्ट डिसीज से ग्रसित हो ही ना, जो कि बिहेवियरल अप्रोच का मुख्य उद्देश्य भी है कि व्यक्ति को समस्या से ग्रस्त होने के पहले ही हम प्रयास करें। तो बिहेवियरल अप्रोच जो हार्ट डिसीज को पैदा होने देना नहीं चाहता, हार्ट डिसीज को पैदा करने वाले कारणों के प्रिवेंशन में काम करता है। वास्तव में जो हार्ट डिसीज है वो होती है धूम्रपान अधिक करने से, या शरीर का वजन अधिक होने से, या भोजन में वसा और नमक की मात्रा ज्यादा होने से, या रेगुलर व्यायाम नहीं करने से, या बहुत ज्यादा लगातार काम करने से, आराम नहीं करने से। तो जो बिहेवियरल मेडिसिन अप्रोच है वो क्या करती है,
व्यक्तियों को समझाती है कि आप या तो धूम्रपान बिल्कुल ही बंद कर दें, अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो पहले की अपेक्षा कम कर दें। अगर आपका वजन आपके शारीरिक माप से, आपकी ऊंचाई के हिसाब से ज्यादा है तो आप इसे कम करें। आप अपने भोजन में वसा और नमक की मात्रा को नियंत्रित करें। नियमानुसार नियमित आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार एक्सरसाइज जरूर करें और दिन में काम के दौरान थोड़ा सा आराम अवश्य करें। अगर इन विधियों को अपनाया जाए तो हार्ट डिजीज होने की संभावना कम रहती है और हम इस प्रकार एक बड़े रोगियों को पैदा होने से रोक सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर प्रिंसिपल इन प्रिवेंशन ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के बारे में भी हम जानते हैं कि ये बहुत कॉमन है। लोग कई बार शौक से, कुछ लोग आदत की वजह से स्मोकिंग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं और स्मोकिंग से भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं जैसे लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, किडनी डिजीज, पेरिफेरल सर्कुलर प्रॉब्लम। तो धूम्रपान की जो आदत है इसके प्रिवेंशन के लिए जो बिहेवियरल प्रिंसिपल यूज करते हैं वो इस प्रकार है कि हम व्यक्तियों को कहते हैं कि आप सिगरेट पीने की जो बारंबारता है इसको धीरे धीरे कम करें। जैसे अगर आप एक दिन में 11 सिगरेट पीते हैं तो आप अगले दिन 10 कर दीजिए, दूसरे दिन और कम करिए। इस तरह से हफ्ते में या दिनों के हिसाब से कम करते जाइए तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस आदत से मुक्त हो जाएंगे। आप ऐसे मित्रों से दूर रहिए जो आपके साथ बैठकर सिगरेट पीते हैं। आप माता या पिता या परिवार के सामने अब सिगरेट नहीं पीऊंगा ऐसा संकल्प कीजिए। तो क्योंकि आप बहुत सारा वक्त इन लोगों के साथ गुजारते हैं तो जब आपने ऐसा संकल्प किया है तो फिर आप उनके सामने सिगरेट नहीं पिएंगे और आपकी इस आदत में थोड़ा सा नियंत्रण हो जाएगा। सिगरेट पीने से होने वाली समस्याओं से हमें उस व्यक्ति को भी बताना आवश्यक है। अगर वो इसके पीने से होने वाली हानियों के बारे में अवगत हो जाएगा तो हो सकता है कि वह इस आदत से मुक्त होने की कोशिश करेगा और हमारा जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा। बिहेवियर मेडिसिन का जो एप्लीकेशन है ये वेट लॉस में भी बहुत सक्सेसफुल होता देखा गया है। तो अब्राहम और जॉनसन ने 1979 में बताया कि जो वेट अगर आपका 120% से अधिक है तो इसे ओबेसिटी की श्रेणी में रखा जाता है। ओबेसिटी जो है ये भी बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, क्रोनिक डिसीज। तो रॉबिन एंड जॉनसन ने 1997 में बताया कि जो ओबेसिटी होती है इसका कारण सिर्फ फिजियोलॉजिकल नहीं होता बल्कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो ओबेसिटी होती है ये मनोवैज्ञानिक और दैहिक दोनों कारणों के इंटरेक्शन से उत्पन्न होती है। तो इन दोनों कारणों पर नियंत्रित करके हम ओबेसिटी की समस्या को रोक सकते हैं। अब बिहेवियरल मेडिसिन ओबेसिटी की समस्या को कैसे कम कर सकता है इसके बारे में हम इस तरह के सुझाव दे सकते हैं। व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए हम इस प्रकार के सुझाव देते हैं कि आप खाते समय टीवी ना देखें, खाते समय आप गप्पे ना मारें, क्योंकि जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो आपको अनुभव नहीं होता कि आपने कितनी मात्रा में भोजन खा लिया। इसी तरह जब आप गप्पे मार रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता आपने कितना खाना खा लिया। इसलिए जब आप खाना खाने बैठें तो भोजन की एक निश्चित मात्रा लेकर ही भोजन शुरू करें। इसके अलावा एक चार्ट बनाने के लिए भी सुझाव दिया गया कि आप दिन भर कितने बार भोजन करते हैं, कितनी मात्रा में भोजन करते हैं। ज्यादा भोजन खाने की इच्छा आपको कब उत्पन्न होती है? जब आप किसी को खाना खाते हुए देखते हैं या जब आप डाइनिंग टेबल की तरफ से गुजरते हैं। आप उन कारणों को भी नोट करें और उन चीजों को अवॉइड करें जिसकी वजह से आप में ओबेसिटी की आदत पड़ जाती है। तो इस प्रकार बिहेवियरल मेडिसिन की टेक्निक के द्वारा वेट कंट्रोल होते हुए देखा गया और वोल्पे 1981 ने बताया कि इससे बहुत लोगों में ओबेसिटी कंट्रोल हुई। और जैसा कि अभी हमने कहा कि अगर हमने ओबेसिटी को कंट्रोल कर लिया तो व्यक्ति में होने वाली हार्ट डिजीज, डायबिटीज और क्रोनिक डिसीज को हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बिहेवियरल मेडिसिन के द्वारा
इन बहुत सारी चीजों व्यवहार में परिवर्तन लाकर हम व्यक्ति को रोगी होने से बचा सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि बिहेवियरल अप्रोच था प्राइमरी प्रिवेंशन का। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने क्या किया कि रोगी को रोगित होने से बचाने के पहले ही हमने प्रयास शुरू कर दिए थे। अब बिहेवियरल अप्रोच की जो सेकेंडरी प्रिवेंशन मेथड होती है, इसका उपयोग हम उन व्यक्तियों में करते हैं जिसमें रोग उत्पन्न होने की तीव्र संभावनाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसे सेकेंडरी प्रिवेंशन का नाम दिया गया है। तो देखा गया है कि 2 डिसऑर्डर्स में के निवारण में इसका उपयोग हुआ है। तो पहला जो डिसऑर्डर है वो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको शॉर्ट में COPD का नाम दिया गया है। तो COPD ये जो रोग होता है, इसमें रेस्पिरेटरी एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं और ये एबनॉर्मलिटीज की वजह से ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता मनुष्य में कम हो जाती है और इसके आगे जाकर परिणाम होते हैं कि व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है और एम्फिसीमा नाम की डिजीज हो जाती है और इस वजह से व्यक्ति असमय ही समाप्त हो जाता है। तो अब वो प्रिवेंशन मेथड जो बिहेवियरल अप्रोच के द्वारा की जाती है, तो इसमें हम इनको कहते हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। आप एक्सरसाइज, क्योंकि ऐसा काम है जिसके लिए सभी जल्दी से तैयार नहीं होते और बहुत सारे एक्सक्यूज भी लिए जाते हैं कि टाइम नहीं होता या एक्सरसाइज करने में मन नहीं लगता। तो सबसे पहले बिहेवियरल टेक्निक में उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक्सरसाइज के प्रति डेवलप किया जाता है और फिर ये देखा गया कि जब वो रेगुलर एक्सरसाइज करने लगे और एक्सरसाइज के प्रति उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, तो इन बीमारियों के लिए उनको डॉक्टरी मेडिसिन से ज्यादा लाभ हुआ, क्योंकि डॉक्टरी मेडिसिन में इनका उपचार जनरली यही होता है कि उन्हें ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेटरी वो प्रदान कर दिए जाते हैं, जिससे उनकी ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करने से उन्हें इस रोग से छुटकारा थोड़े समय के लिए मिलता है। लेकिन जब उन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज की तो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करने की क्षमता उनमें बढ़ गई और धीरे धीरे उनको इस रोग में बहुत लाभ हुआ। तो इस प्रकार प्रिवेंटिव मेथड से उन्होंने एक बहुत बड़े रोग से अपने आप को बचाया। एक दूसरा रोग है डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में आप जानते होंगे कि जब पैनक्रियास से इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है तो ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है और इसे हम डायबिटीज कहते हैं। और डायबिटीज के द्वारा मनुष्य में ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, आगे जाकर हार्ट डिजीज हो जाते हैं और इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शन डिजीज भी बहुत जल्दी ऐसे पेशेंट्स में होता है। तो डायबिटीज के केस में जो प्रिवेंटिव टेक्निक है बिहेवियरल मेडिसिन की, उसके लिए स्काइलर ने बताया कि 1996 में अगर इनको इस तरह के सुझाव दिए गए, अब इनकी स्टडी है, इन्होंने 1996 में दिया और पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो वो इस प्रकार था कि उन्होंने पेशेंट को कहा कि आप कम कैलोरी का भोजन करें, ओबेसिटी को नियंत्रित करें और फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करें और इसका परिणाम उन्हें सकारात्मक मिला और रोग जो है वो नियंत्रण में आ गया। बिहेवियरल अप्रोच टू टर्सरी प्रिवेंशन, बिहेवियरल मेडिसिन का थर्ड स्टेज, जब हम रोगी को रोग से बचाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन इसका उपयोग हम तब करते हैं जब रोगी को रोग हो चुका रहता है, उसका पूर्व इतिहास होता है। इसमें जो टेक्निक यूज की जाती है वो है बायोफीड मेथड। बायोफीड मेथड जो है, इसमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से रोगी को अपनी शारीरिक क्रियाओं, विशेषकर अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में सूचना प्रदान की जाती है और उन क्रियाओं में परिवर्तन लाने का प्रशिक्षण देकर और जो कुछ समायोजित व्यवहार है उसको दूर किया जाता है। इस टेक्निक का उपयोग किया था ऑनस्टीन ने 1972 में। बायोफीड के माध्यम से उन्होंने स्ट्रेस को कंट्रोल किया था। जॉनसन ने 1992 में सिरदर्द को दूर किया और स्टेयरमैन 1979 ने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया। हिप्नोसिस और एवर्शन कंडीशनिंग का भी इसमें उपयोग किया गया। ये भी एक मेथड थी जिसके द्वारा टर्सरी प्रिवेंशन की तरह कुछ रोगों का नियंत्रण किया गया। हेलर और स्ट्रॉन्ग ने 1973 में ब्रुक्सिज्म का उपयोग किया और सर्विटेटल
ब्रुक्सिस का उपचार किया। ब्रुक्सिस जो है ये एक रोग होता है जिसमें रोगी जो है वो दांत किटकिटाता है और अत्यधिक मात्रा में दांत को किटकिटाता है। इसके लिए भी उन्होंने बायोफीड मेथड का उपयोग किया था। बायोफीड मेथड, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रोगी को शारीरिक क्रियाओं के द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में सूचना दी जाती है और परिवर्तन लाकर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जो हेलर और स्ट्रॉन्ग का एक्सपेरिमेंट है 1973 का, जिसमें ब्रुसिस का उपचार किया, इस रोग में मैंने बताया कि पेशेंट जो है वो दांत किटकिटाता है, तो ऐसे पेशेंट के कानों में ये बायोफिट टेक्निक के माध्यम से 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए। तो जैसे ही वो दांत किटकिटाता था, उसके कानों में जोर जोर से ड्रम जैसी आवाज होती थी जो वो सहन नहीं कर पाता था और इसकी सूचना उसे तुरंत मिलती थी। जैसे ही उसने दांत किटकिटाया, उसके कानों के माध्यम से वो जोर जोर से ड्रम बजने की आवाज उसे होती थी। तो धीरे धीरे इस टेक्निक के द्वारा उसने अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया। इसी प्रकार सर्विटेटल 1876 ने ऑटोगेनिक टेक्निक से हाथों के एक्सट्रीम कोल्डनेस को दूर किया। एक्सट्रीम कोल्डनेस ऑफ हैंड मतलब कुछ लोगों को हाथों में ठंडापन की शिकायत थी। इस हाथों के ठंडापन को दूर करने के लिए उन्होंने 2 समूह बनाए और फिर उनको ऑटोगेनिक टेक्निक से ये बिहेवियरल मेडिसिन का ट्रेनिंग दिया और इस प्रकार इस रोग से रोग मुक्त कर दिया। इस प्रकार हमने देखा कि बिहेवियरल मेडिसिन जो है ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति के जो भी डिसऑर्डर्स हैं, जो भी रोग बीमारी है, उसके लिए मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर दोनों मिलकर प्रयास करते हैं ताकि वो स्वस्थ हो जाए। उसकी रोग की पहचान करते हैं, उसके निवारण के लिए प्रयास करते हैं और इस प्रयास के लिए दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। थैंक यू।